आज है 4 अगस्त, वक्त हो रहा है 10:30 PM और आज की सबसे अहम खबर यह है कि ईरान के जो सदर्न तेहरान का इलाका है उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ और क्यों हुआ ये अभी पता नहीं चल पाया है। सदर्न तेहरान का जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये धमाका वहां पर हुआ है। ये शम्स आबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, वहीं पर ये एक्सप्लोजन हुआ है। अभी ईरान की तरफ से कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ है। अब मैं आपको अमेरिका की रिपोर्ट बता दूं। अब अमेरिका धीरे धीरे करके डिफेंसिव मोड में आता जा रहा है। शुरुआत उसने अटैकिंग मोड से करी थी और अब वो डिफेंसिव मोड में आता जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के जितने भी की एसेट्स हैं, जितने भी उसके वेपन्स हैं, जितने भी मिलिट्री की ट्रकें हैं और भी जितने मिलिट्री के इक्विपमेंट हैं, वो धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट से वो सारे इक्विपमेंट मूव कर रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी हो सकता है कि ये वॉर दोबारा एस्केलेट करे। इसलिए अमेरिका अपने की एसेट्स को बचाना चाह रहा है। और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ने अपने लॉन्ग रेंज के सारे मिसाइल्स यूज़ कर लिए हैं और अब उसके पास लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स नहीं बचे हैं। दोस्तों, ये कई न्यूज़ चैनल्स के हवाले से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी वजह से अमेरिका ने अब डिफेंसिव रुख अपना लिया है। और अमेरिका के मिलिट्री पर्सन्स ने भी इस बात के लिए हामी भरी है कि अब अमेरिका के पास इतने वेपन्स हैं कि वो एक वक्त में एक ही कंट्री का दिफा कर सकता है। या तो वो अमेरिका का दिफा कर सकता है या फिर इजराइल का दिफा कर सकता है। पहले तो ये होता था कि अमेरिका अपने वेपन्स यूक्रेन भेजता था, इजराइल भेजता था, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इतनी ज़्यादा कमी आ गई है अमेरिका के वेपन्स में कि अमेरिका अपना ही डिफेंस कर ले। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ईरान वैसे ही हमला कर रहा है जैसे कि पहले दिन उसने हमला किया था। अभी भी अगर एक अटैक होता है ईरान के ऊपर तो ईरान फौरन उसका रिप्लाई करता है। और इसके जवाब में ईरान के जो आर्मी पर्सन्स हैं उन्होंने कहा है कि इसका राज ये है कि ईरान अभी भी मिसाइल्स लगातार बनाता जा रहा है। अमेरिका परेशान है इस बात से कि ईरान के पास मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं। उसने तो ब्लॉकेट लगा के रखा हुआ है। ईरान के पास सारे वो सामान पहुंच रहे हैं जिससे मिसाइल बनाया जाता है और वो लगातार मिसाइल्स बनाता जा रहा है। मैं खबर आपको सऊदी अरब और यमन की बता दूं। सऊदी अरब और यमन के हुतीस के बीच में जंग गहराती जा रही है। अभी एक खबर निकल कर सामने आई है जिसमें बताया गया है सऊदी अरब की सेंसिटिव साइट्स है नरजान एयरपोर्ट के पास, वहां पर ड्रोन से हमला किया है। और हुतीज ने कहा है कि यह हमला हमने इसलिए किया है क्योंकि सऊदी अरब लगातार यमन के एयर स्पेस का वॉयलेशन कर रहा है और अगर वो इसका वॉयलेशन करता रहेगा तो हम इसी तरह सऊदी अरब के अंदर हमले करते रहेंगे। सऊदी अरब के अंदर ये ड्रोन अटैक जो हुआ है इसमें नरजान एयरपोर्ट के करीब कुछ सेंसिटिव साइट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं आपको बताता चलूं, यमन के हुतीज़ ने जो बाबल मंदेब का रास्ता है सऊदी अरब का, जहां से सारे ट्रेड्स निकलते थे, उसको पूरी तौर पर बंद कर दिया है। अब अपने ट्रेड के लिए सऊदी अरब को अफ्रीका का रास्ता चुनना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी है और काफ़ी टाइम टेकिंग भी है। ये जंग यमन के हुतीज़ के साथ सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। जेरूसलम पोस्ट से खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि अमेरिका बैक कर रहा है सीरिया और इराक को एक पाइपलाइन बनाने के लिए जो कि बाईपास कर देगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और अगर एक पाइपलाइन बन जाती है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर देती है तो अभी जो ईरान का अपर हैंड है सारी सिचुएशन पे, वो अपर हैंड हट जाएगा, क्योंकि फिर किसी को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और इसके लिए अमेरिका पूरी तौर से बैकिंग कर रहा है सीरिया और इराक की। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अगर इस पर बहुत तेज़ भी काम चलता है तब भी 2027 के आखिरी तक ये पाइपलाइन नहीं बन पाएगी। लेकिन अमेरिका इसका रोड मैप बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता है और जल्द से जल्द इस पर काम भी स्टार्ट होने वाला है। खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। टर्की का एक बहुत बड़ा कार्गो रशिया जा रहा था जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट लदे हुए थे, जिसको बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने निशाना बनाया। ये जो आप जलता हुआ जहाज देख रहे हैं ये टर्की का है। ये टर्की से रशिया जा रहा था बिजनेस पर्पज से, कोई भी मिलिट्री के वेपन्स नहीं थे इसमें, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स ने इसे निशाना बनाया। और बताया ये जा रहा है कि इस जहाज़ के अंदर जितने भी टर्किश क्रू थे उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी, जैसे कि ईरान के जहाज़ पर हमला किया था, जब ईरान का जहाज़ रशिया जा रहा था उसके बाद ईरान पूरी तरह से रेडी हो गया था यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ईरान ने कहा कि हमसे माफ़ी मांग ली है, इसलिए हम यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। क्या अब यूक्रेन दोबारा टर्की से भी माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसने टर्की के इस कार्गो को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देखिए आप ये जो जलता हुआ जहाज़ देख रहे हैं ये टर्की का है और कई क्रू मेंबर भी इसमें घायल हुए हैं। अभी किसी के भी हलाक होने की खबर इस जहाज से नहीं आई है। रशिया की तरफ से भी खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अपने कई ड्रोन से हमला किया मॉस्को के ऊपर, जिसको रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। अब यूक्रेन अपने ड्रोन से ज़्यादा हमले कर रहा है रशिया के ऊपर। बताया ये जा रहा है इस हमले में लगभग 5 लोगों के मर जाने की खबर है और कई लोग घायल हैं। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यूक्रेन की जो ड्रोन ताकत है
वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसका इंटरसेप्शन रशिया बहुत मुश्किल से कर पा रहा है। रशिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत तो दिखा रहा है, लेकिन उसका डिफेंस इन ड्रोन्स के मामले में थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। पाकिस्तान में आज फ्लैश फ्लड आ गई, जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ की शिशिको वैली है, जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था। ये फ्लैश फ्लड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उस ब्रिज तक को बहा ले जाती है। दोस्तों, ये जो इलाका है ये खैबर पख्तूनवा में आता है और आज यहाँ पर फ्लैश फ्लड जो आई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस इलाके के लोगों को। अभी तक इसमें किसी के हलाक होने की खबर सामने नहीं आई है। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।